सो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन पढ़ लिया था, जिससे स्फेरिकल शेल के सेंटर पर नहीं, सरफेस पर एंड आउटसाइड द सरफेस एज वेल एज द इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। तो उसका एक ग्राफ भी बनता है, जरा ग्राफ बना लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा हमें, और फॉर्मूले भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं स्फेरिकल शेल की, तो बेटा स्फेरिकल शेल होता है हमारा कुछ इस तरीके से, जिसके सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके बाहर एक पॉइंट लिया था हमने, जिस पर हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बाहर के लिए एक फॉर्मूला आता है, अगर ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो आउटसाइड के लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, दैट इज E इज इक्वल टू, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर ऑन द सरफेस, दैट इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ये सरफेस की बात हो रही है। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाती है। गॉस थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया बच्चों। अब जरा देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे हम। दैट मीन्स यहां हमने y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ले लिया, x एक्सिस पर हमने R, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ले लिया। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से सरफेस तक 0 होती है, यानी कैपिटल R रेडियस तक तो 0 होगी, और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होती है। सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो स्फीयर को कुछ इस तरीके से फ्रेम कर लेते हैं। अब यहां से सरफेस की बात होगी हमारी, तो सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा यहां पर, डॉट टीडी कर देते हैं इस लाइन को, अदरवाइज ऐसा लगेगा फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम मिला, और इसके बाद ये डिक्रीज करती है, तो इस पॉइंट पर कितना था, बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर से डिक्रीज होती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आती है स्फेरिकल शेल की। जल्दी से नोट करो, फिर आगे की कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए बेटा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक
field intensity due to a uniformly charged infinite wire। अब यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर की बात करेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। उससे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, हमारा एक इनफाइनाइट वायर है। डायग्राम ठीक से ड्रॉ करना है बेटा, साफ सुथरा। इनफाइनाइट वायर है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी है, दैट इज लैम्डा। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा है, विच इज योर लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज योर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, विच विल बी क्यू अपॉन एल। इसका एक पार्ट यानी एक टुकड़ा मैंने कंसिडर कर लिया एल लेंथ। एल लेंथ हमने कंसिडर कर लिया, जिसमें चार्ज है बेटा क्यू, जिसमें चार्ज क्यू परसेंट है। तो हमने कहा एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक, लेकिन उसका एक पार्ट, एक टुकड़ा हमने ऑब्जर्व किया जिसका लेंथ है एल, ठीक, क्योंकि हमें इनफाइनाइट वायर से निकालना था तो हमने उसका एक पार्ट ले लिया है, उस पार्ट का लेंथ ले लिया है एल, और उससे कुछ डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स सपोज स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट है बेटा पी, जहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही हैं, क्या करना चाह रहे हैं हम? अब देखिए बेटा ध्यान से, अब यहां देखिए, अब गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है। गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है क्योंकि ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो। तो इसका मतलब एक इमेजिनरी सरफेस जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हम इसमें बनाने वाले हैं और उसके अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, और फिर एक गॉस थ्योरम से फ्लक्स लेंगे और दोनों को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा आते हैं इस पर। तो कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? हमने यहाँ पर इस पी पॉइंट से पास होते हुए एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया है, जिस सिलेंडर का लेंथ एल है और जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। जो डिस्टेंस हमारा चार्ज पार्टिकल का था ये वही है। अब इस पर टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस आए 1, 2 एंड 3, जिसमें हमारे 2 कैप हैं और एक इसका कर्व सरफेस है, यानी 2 ढक्कन और एक कर्व सरफेस। ठीक है, अब हमने इनक्लोज्ड कर लिया इसमें, किस पर? एक्सिस पर, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला जो वायर था उसको एक्सिस पर रखा और उससे एक पॉइंट ले लिया हमने P, उससे एक पॉइंट ले लिया बेटा P। ठीक, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर देखिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेट्स सपोज E है। क्या है बच्चों? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक। और इस पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूं ds। ds वो एरिया वेक्टर है छोटा सा, मैंने ले लिया है क्योंकि ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस मुड़ रहा होगा, सिलेंडर मुड़ रहा होगा, तो मुड़े हुए पार्ट पर अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर अगर निकालोगे तो एक छोटे से पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर आएगा, बाकी तो सरफेस चेंज हो गया ना, सरफेस पर परपेंडिकुलर वेक्टर चेंज होता जाएगा। इसलिए मैंने छोटे से पार्ट पर ले लिया, छोटे से पार्ट पर ds मैंने एरिया ले लिया है। इसी तरीके से यहां कंसिडर करेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 दिख रहा है बेटा। अगर मैं इधर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इस तरीके से आएगी, ये मेरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर देखूं ना, किसका बेटा है? ये सरफेस नंबर 1 जो ढक्कन है, सिलेंडर का जो ढक्कन है, इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, ये दोनों ढक्कन हुए, बीच में कर्व सरफेस हुआ। तो इस वाले पर और इस वाले पार्ट पर, सबको क्लियर है ना फिगर? तो इन दोनों पर कैसा होगा? एरिया वेक्टर ऐसे और ऐसे होगा।
यानी कि ऐसे एरिया वेक्टर होगा और दूसरे पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा। लेकिन 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर से कैसी बनेगी? इस वायर को अगर मैं कंसिडर करूं, ये मेरा वायर है, लेट्स सपोज ये वायर है, ठीक है, तो वायर का जो कॉर्नर होगा, जो सिरा जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा होगा, डॉट ही तो दिखेगा। अब उस डॉट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी दिखने वाली है? तो इससे ऐसी दिखेगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिख रही है, ये हमें कैप पर यानी ढक्कन पर भी ऐसे दिखेगी। ढक्कन पर इस तरीके से दिखेगी, यानी ढक्कन के सरफेस पे तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कैप के सरफेस पर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पार नहीं कर रही होगी, पैरेलल टू द सरफेस चल रही होगी, ठीक, यानी सरफेस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। यानी ये वाला एंगल बेटा 90 डिग्री होगा। मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो रही होगी। इसी तरीके से यहां पर चलें तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये भी बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? बात समझ में आ रही है। और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, भूल गए हो तो लिख लेता हूं, लैम्डा, दैट इज योर Q डिवाइडेड बाय L। तो इसी के टर्म में आंसर देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो लेंथ को रिप्लेस करने के लिए, चार्ज Q को रिप्लेस करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स होता है 5, दैट इज योर E डॉट ds, पहले वाले सरफेस के लिए बेटा, प्लस E डॉट ds सेकेंड वाले सरफेस के लिए, प्लस E डॉट ds थर्ड वाले सरफेस के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उससे मिलेगा। बाकी पहले और तीसरे वाले सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? हाँ भाई, नहीं मिलने वाला है ना? हाँ, इधर देखो, बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। पहले और तीसरे सरफेस से मिलेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पर इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा 0, प्लस E डॉट ds की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, इसका क्लोज इंटीग्रल, प्लस E डॉट ds की बात करें तो 0। अगर मैं इधर आऊं तो बेटा cos 0 होता है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब ये बताओ ds कितना होगा? ds कितना होगा? सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया किसका है? सिलेंडर का। क्या होता है? 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। यहां पर तो l दिया है ना, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा मेरा E इंटू 2 पाई r इंटू एल। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, फ्लक्स ये आ गया। दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई, विच इज योर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तुमने L लेंथ को एनक्लोज किया है इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? दैट इज योर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर लो बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर ले, तो E इंटू 2 पाई R इंटू एल इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ठीक है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आ जाएगी मेरी, दैट इज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। और Q बाय एल क्या होता है ये हमने इधर पढ़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई R 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा कुछ भी समझने में? सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक क्लोज सरफेस बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लक्स से हमें मिल जाता है नेट फ्लक्स, जिसको हम कंपेयर करते हैं गॉस थ्योरम के साथ, और गॉस थ्योरम Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया ना? अब इसका थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। टोटल 4 एप्लीकेशन हम चारों पढ़ने वाले हैं। 3 CBSE के सिलेबस में हैं जो डेरिवेशन के रूप में पूछी जा सकती हैं, लेकिन एक डेरिवेशन के रूप में नहीं पूछेगा। इधर उधर कुछ घुमा फिरा कर पूछ ले तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए चौथी भी करेंगे। ठीक, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज not next topic, next application, that is application number 3, which is your electric field intensity due to a uniformly charge infinite sheet, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट के बारे में यहां पर बात हो रही है बच्चों। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट के बारे में बात हो रही है। अब इनफाइनाइट शीट से किसी एक छोटी डिस्टेंस r पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब देखिए किस तरह से करेंगे इसको। यूजिंग गॉस थ्योरम, अगेन गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है हमें। इस तरीके से आप इनफाइनाइट शीट को दिखाएंगे, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के ब्रेकेज दिखाते हैं इसमें ना कि ये इनफाइनाइट शीट है। इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा चार्ज का। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हेयर। हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हो। चार्ज डेंसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी? और सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें, लीनियर का नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा, क्योंकि एरिया यूज कर रहे हैं ना हम, Q बाय A। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, विच इज Q डिवाइडेड बाय A, या dQ बाय dA। ये चीजें पढ़ चुके हैं रेगुलर, थोड़ा सा गो थ्रू किया करो जो हम क्लास में कर चुके हैं। अब इससे किसी डिस्टेंस पर यानी कि यहां से थोड़ा कोई डिस्टेंस है R पर पॉइंट है बेटा P, R पर पॉइंट है P। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर। अब ये हमारा सरफेस है। अब सरफेस से अगर मैं देखूं इस तरफ कोई P पॉइंट आ रहा है, लेफ्ट में कोई P पॉइंट हो रहा है, इधर ध्यान दो बेटा तब लिखना। लेफ्ट में कोई P पॉइंट आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है राइट में, तो सेम डिस्टेंस R डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो लेफ्ट पे भी आएगा और राइट पे भी आएगा। और अगर कंडक्टिंग शीट होता है, अगर शीट हमारा कैसा है, कंडक्टिंग है बेटा, तो कंडक्टिंग शीट में सरफेस चार्ज पर आ जाता है। और वैसे तो शीट है, मतलब उसके थिकनेस को हम थिकनेस को मान ही नहीं रहे हैं। जब थिकनेस है ही नहीं तो सारा का सारा नॉन कंडक्टिंग शीट भी है तो भी चार्ज जो है हमारा सरफेस पर ही होगा, है ना। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इधर भी आएगी,
ये है पॉइंट P r डिस्टेंस पर, ठीक है, आएगी कि नहीं। अब हमें r डिस्टेंस पर P पॉइंट लेना है और जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं इसका एक पार्ट, एक टुकड़ा, यानी एक A एरिया का सरफेस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? A एरिया का एक सरफेस ले लिया बेटा, इसका एरिया है A, ठीक। अब इस सरफेस को कंसिडर करते हुए गॉसियन सरफेस बना लिया जो इस P पॉइंट को भी कवर करेगा। तो इस P पॉइंट को कवर करते हुए ये सरफेस है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। समझिए बात को बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा? ए एरिया बीच में है ना, ये बीच में ए एरिया आपका, ये एरिया है। इधर इसको कवर करते हुए मैंने उधर एक ढक्कन बना लिया r डिस्टेंस पर, और ऐसे ही इधर बना लिया r डिस्टेंस पर, ठीक, ठीक है। तो ये कवर हो गया। अब एक कर सरफेस भी आ गया, फिर इसका तीसरा सरफेस, दो ढक्कन हो गए। अगेन सिलेंडर का शेप बनाना पड़ा मुझे, अगेन सिलेंडर की शेप बनानी पड़ी इसको पूरा कवर करने के लिए, यानी कि ये पॉइंट भी कवर हो गया P, और हमारा ये सरफेस भी कवर हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा इस सरफेस से इस तरीके से आएगा, यानी कि ये जो सरफेस है, जो कैप हैं सिलेंडर के, इनसे बाहर निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ds भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं ले लूं बेटा छोटा सा एरिया, तो ds हो गया मेरा ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां जो हो गया ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर। अब ये दोनों ही शेप अगर मैं नाम लिखूं तो एक शेप ये है, शेप नंबर 1, दूसरी ये होगी कर सरफेस, तीसरा ये होगा, तीसरा दैट इज योर क्लोज सरफेस, यानी दूसरा ढक्कन, ठीक है। तो 3 सरफेस यहां बैठी, जैसे पहले भी किया डेरिवेशन, सेम उसी तरीके से। अब अगर मैं ध्यान दूं तो इसको अगर मैं फ्लक्स निकालूं फॉर द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स की बात करूं, तो अगर पहले सरफेस पे जाऊं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, सेकेंड सरफेस पे जाऊं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और फिर जाऊं थर्ड सरफेस पे E डॉट ds, ठीक है। तो इन तीनों ही केस में हमें एक केस में यानी कर्व सरफेस से इस समय फ्लक्स मिलेगा 0। कौन से वाले से? सेकंड सरफेस से। पहले से फ्लक्स मिलने वाला है, दूसरे से नहीं मिलेगा, फिर तीसरे से नेट फ्लक्स मिलेगा। तो अगर पहले सरफेस की बात करूं तो बेटा E डॉट ds चल रहा है हमारा, यानी कि ये हो जाएगा E ds कोस 0 डिग्री, ठीक। दूसरे सरफेस पर आ जाएगा कोस 90, तो 0 हो जाएगा। तीसरे सरफेस पर आ जाएगा E ds कोस 0 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मैंने A एरिया कंसिडर किया है जिसके अंदर मैंने चार्ज लिया था Q। तो अगर क्लोज इंटीग्रल इस ds का लगाऊंगा तो ये एरिया ही बन जाएगा ना बेटा, E इंटू ए हो जाएगा, प्लस 0 प्लस E इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2EA विच इज योर नेट फ्लक्स, क्लियर, विच इज योर नेट फ्लक्स। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार नेट फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया बेटा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और बेटा E अपॉन A क्या होता है, जो मैं बता चुका हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी
E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। बहुत जल्दी से नोट किया जाए, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इस पे, फटाफट नोट करो, समझ गए। हाँ जी, नोटेड। अरे लिख लिया, बिल्कुल साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहा करो, जल्दी से करो। अब बेटा इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, उसको कर लेते हैं। इनफाइनाइट शीट या फाइनाइट शीट पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा उसको देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन है, एक शीट ये है, एक शीट है हमारी ये, जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा प्लस सिग्मा। दूसरी शीट इधर जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, अगेन प्लस सिग्मा ले लिया मैंने। अब इसके यहां एक पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां, यानी दोनों शीट के बीच में और दोनों शीट के बाहर इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। और इस शीट को मैंने नाम दे दिया है P और इसको नाम दे देता हूं शीट को Q। तो इन तीनों पॉइंट्स यानी कि A, B और C, इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो बेटा किस तरीके से कैलकुलेट होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज योर सिग्मा विच इज Q अपॉन A। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ गया है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया पर डिपेंडेंसी नहीं है, किसकी, शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं आर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। मीडियम पर डिपेंडेंसी है। अब अगर मैं देखूं इस तरफ, ए की तरफ, जहां पर पॉइंट है हमारा ए, जहां बेटा पॉइंट है ए, तो इस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पी होगी, पी की वजह से रेडियल आउटवर्ड होगी। अब क्यू की वजह से भी रेडियल आउटवर्ड, दैट इज योर ई क्यू, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई पी प्लस ई क्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई, जो कि मेरा कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डेट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। देखिए इधर, नोटेड। बात पकड़ में आ रही है। तो इधर बढ़ गई क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम आई थी। अब इस पॉइंट पर देखूं तो यहां पर भी सेम आएगी डायरेक्शन, P की वजह से, Q की वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी EC, C पॉइंट पर। अब B पर कितना होगा बेटा, B पर इस पॉजिटिव की वजह से इधर, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, हाँ जी, हाँ ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट कर लो इसको।
तो ये फाइनली कितना हुआ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर जो है सी पॉइंट पर कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इस पॉइंट पर कितना होगा, बी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट पर हो जाएगा 0। क्यों, दोनों जो है एंटी पैरेलल हैं, यानी दोनों एक दूसरे को 0 बना दे रहे हैं, और दोनों का इंटेंसिटी सेम होता है, दोनों का इंटेंसिटी सेम होता है। तो यहां पर बी पॉइंट पर, बात नहीं बेटा, बी पॉइंट पर 0 हो जाएगा, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। इज इट ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो रही हैं बातें? नोट करिए भाई जल्दी से। लिखिए जल्दी जल्दी से लिखिए। क्या हुआ? नोटेड। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में देखो अगर चार डेंसिटी अलग अलग होंगी तो कहां 0 बनेगा, कहां 0 बनेगा? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, यहां पर मैंने लिख ली प्लस सिग्मा, और यहां माइनस सिग्मा, लेट्स सपोज। अब यहां पर भी इसको मैं नाम दे देता हूं P और इसको Q। अब बताओ ABC पर क्या होगा? इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कितनी होगी? सी पॉइंट पर, अरे माइनस सिग्मा है भाई, इसको माइनस से शो करते हैं, ये माइनस से शो करेंगे, ये प्लस बनाने की ज्यादा आदत है भाई, तो ये माइनस सिग्मा। हाँ देखो फिर से पॉजिटिव बन गया बीच में एक। ठीक, अब बताओ, अब इधर देखो ए पॉइंट पर देखो, पॉजिटिव की वजह से रेडियल आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से रेडियल आउटवर्ड ईपी, नेगेटिव की वजह से माइनस ईपी EQ, EQ माइनस हो जाएगा ना, इस तरफ आएगा। ठीक, इसी तरीके से पॉजिटिव की वजह से रेडियल आउटवर्ड EP, नेगेटिव की वजह से रेडियल इनवर्ड EQ, तो यहां पर हो जाएगा EP माइनस EQ 0। इसी तरीके से यहां पर भी 0, इधर पॉजिटिव इधर हो जाएगा, यहां पर जाएगा। कैसे? देखिए भाई, देखो देखो जरा ध्यान दो, ये होगा EP प्लस EQ। ठीक, तो नेट कितना हो जाएगा? ये
दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, नोटेड नोटेड बच्चों। Is it clear? Is it clear to everyone? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देखोगे आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट्स ऐसे लगाई जाती हैं और चार्ज को स्टोर किया जाता है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो उसके बाहर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और वो भी डबल, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही हैं चीजें? हाँ भाई, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, दैट इज फोर्थ एप्लीकेशन, which is your electric field intensity due to a non-conducting sphere, non-conducting sphere। तो next application is your electric field intensity due to a non-conducting sphere। अब ध्यान दीजिए, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी स्फीयर हमारा नॉन कंडक्टिंग है, तो अगर हम उस पर चार्ज गिराएंगे, उसके सरफेस पर गिराएं या पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज को गिराते हैं, तो वो चार्ज हमारा मूव नहीं करेगा, है ना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। जिस तरीके से हमने अर्थ को लिया था पिछले साल जब हम निकाल रहे थे, तो अर्थ को हमने क्या लिया था? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया था पूरी अर्थ पर। तो अर्थ के बाहर एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, वहां पर इलेक्ट्रिक नहीं था, तो जो इंटेंसिटी था वो मास की वजह से बन रहा था, है ना। तो यहां पर भी कुछ इस तरीके से होगा, जैसे अर्थ का एक सरफेस होता है, और उसी तरीके से हमने कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज जो है मेरा सरफेस पर नहीं आएगा। यूजुअली अगले चैप्टर में उस बात को क्लियर कर लेंगे क्यों ऐसा होता है। अगर हमारा कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो सारा चार्ज जो आपने स्फीयर पर डाला वो घूमकर, फोर्स लगाकर, पोटेंशियल लगाकर, मूव करके सरफेस पर आ जाता है। ठीक, इस केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा। अब देखिए जरा ध्यान से बेटा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है, कैपिटल R रेडियस दिया है बेटा, और ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर। सीबीएसई के सिलेबस से 2-3 साल पहले ये कट चुका है, फिर भी हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं जो हमारे काम आएंगे कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए इसके बाहर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं P पॉइंट पर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगेन गॉसियन सरफेस बनाऊंगा P पॉइंट से पास होते हुए, P पॉइंट से पास होते हुए गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस P पॉइंट से पास होते हुए, जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर के
से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, वहां पर बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी गॉसियन सरफेस बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाला हूं। अगेन सेम प्रोसेस है, एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं बेटा ds, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E। ठीक है बच्चों। अब ये जो टोटल चार्ज है इसके अंदर अगर इसकी बात करेंगे तो ये हम गॉसियन सरफेस के अंदर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस से आ रहा है मेरा P पॉइंट से पास होते हुए। कहां से आ रहा है बेटा? P पॉइंट से पास होते हुए। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। दैट इज योर E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल will be your E ds cos 0 क्लोज इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज द नेट फ्लक्स विच इज योर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरीके से फ्लक्स दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस। ठीक है, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E हो जाएगा मेरा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेम फॉर्मूला आ गया तो जो पहले बनता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये हमारा आउटसाइड द सरफेस वाला हमने कैलकुलेट कर लिया। ए लिख देता हूं इसको। ठीक, सरफेस के बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत तेजी से। सेकंड वाला इसी में अगर एट द सरफेस की बात करूंगा तो भी सेम आएगा जैसा कि शेल से आया था। तो सेकंड इस केस इसमें देखते हैं बी पार्ट, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पर। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये हमारा स्फीयर है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का थ्रू आउट द स्फीयर। ठीक, थ्रू आउट द स्फीयर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहां से एक डिस्टेंस ले लिया मैंने बेटा, दैट इज योर कैपिटल R रेडियस। ये सरफेस ले लिया है। अब सरफेस पर बना लिया गॉसियन सरफेस, जो कि सिमिलर टू द शेल होगा, और यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अगेन क्या बनेगा? E डॉट ds क्रॉस इंटीग्रल will give you the flux phi. So it will be E ds cos 0 this will be your E into close integral of ds। बेटा तेज तेज बता रहा हूं, देखो ये सारी रिपीटेड चीजें हैं इसलिए बहुत तेजी से बताई जा रही हैं, बार बार सेम ही चीज कर रहे हैं हम। तो यहां बनेगा E ds 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज योर फ्लक्स। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस, E जो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट जो फ्लक्स बनेगा उसको अगर मैं कंपेयर करूं बेटा,